ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से देखिएगा। ये यहाँ से बहुत दफे क्वेश्चन बने, पिछले दफे जब लेक्चरर का पेपर हुआ था तो भी क्वेश्चन बना था इधर से। यहाँ पर देखिए भारतीय संविधान के स्रोत के वे विभिन्न स्रोत हैं, इन स्रोतों को थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, हमने कल इस पर डिस्कस भी किया था। देखिए भारतीय संविधान के जो स्रोतों की बात करते हैं तो भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 का था, यहाँ पर अधिकतम स्रोत यहाँ से इसने प्राप्त कर लिए थे। अगर हम देखें जब 1935 का जो अधिनियम जो जारी किया गया था, इसी अधिनियम के अंतर्गत जब संविधान की कमेटी गठित किया गया, प्रारूप समिति गठन किया गया था, उसके बाद ये था कि भैया हम संविधान को किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से इसकी रूपरेखा रहेगी। हमने कल ये भी कहा था कि इसमें जो क्या बोलते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए उन्होंने कहा था कि नेहरू ने अमेरिकी और फ्रांसीसी संविधान और इसके निर्माण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ हम उनकी नकल नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि उसके बजाय हम उससे जो चीज़ें सीखने की, हम जो चीज़ें उनसे सीखने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो संविधान में है वो गलतियां ना हो सके। तो ये तमाम चीज़ें उस समय कही गई थी। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो 1935 का जो शासन अधिनियम था उसकी अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो चीज़ें हमने अचीव करी, जो हमने संविधान के अंदर जो हमने महत्वपूर्ण चीज़ें रखी, देखिए अधिकतम जो स्रोत हमने प्राप्त कर लिए थे तो वो 1935 में प्राप्त किया। अब दूसरे नंबर का देखिएगा ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीज़ें ली थी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें जो ब्रिटेन के संविधान से हमने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली कैसे होनी चाहिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, एकल नागरिकता का किस प्रकार से होगा, ये हमने ब्रिटेन के संविधान से। कभी क्वेश्चन पूछा, जब पिछले दफे पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि एकल नागरिकता किस देश से लिया गया था, तो ये एकल नागरिकता जो लिया गया था हमने ब्रिटेन से लिया गया था। और संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद को जो विशेषाधिकार जो दिए रहते हैं वो भी हमने ब्रिटेन से लिया। और मंत्रिमंडल का जो लोकसभा के प्रति किस प्रकार से उत्तरदायित्व होगा, तो जो लोकसभा जो मंत्रिमंडल है वो लोकसभा के प्रति क्या होगा, उत्तरदायित्व होगा। और जितने भी मंत्रिमंडल हैं वो आपके लोकसभा के ही अंतर्गत आएंगे। और राष्ट्रपति के पद की जो हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद के जो संबंध में जो भी चीज़ें रही वो आपके ब्रिटेन से। और अमेरिकी संविधान से हमने जो क्या लिया, हमने अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना जिसे हम उद्देशिका कहते हैं तो अमेरिकी संविधान से लिया। और मौलिक अधिकार भी हमने अमेरिका से लिया। और उपराष्ट्रपति का पद किस प्रकार से सृजन होगा ये हमने अमेरिका के देखा। और यहाँ पर हमने कहा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय, देखिए स्वतंत्र रूप में और साथ ही निष्पक्ष, किसी पे भेदभाव ना करते हुए उसमें निष्पक्ष न्याय की हमने जो बात करी थी ये हमने अमेरिका से लिया था। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का गठन किस प्रकार से किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का की शक्तियां किस प्रकार से होंगी ये भी हमने कहाँ से लिया था, अमेरिकी संविधान से लिया था। अब बात करेंगे कनाडा से हमने क्या लिया था। कनाडा से जो हमने लेकर संगठनात्मक जो व्यवस्था है हमने कनाडा से लिया। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार के, और प्रधानमंत्री के पास कौन सी शक्ति होंगी, राष्ट्रपति के पास शक्ति कौन सी, मुख्यमंत्री के पास कौन, मंत्रिपरिषद के पास कौन, लोकसभा अध्यक्ष के पास, पार्लियामेंट के जो अपोजिशन का जो लीडर है उसके पास कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें किसकी शक्ति किस में निहित होंगी, जनता के पास कितनी शक्तियाँ होंगी, वो सारे हमने शक्तियों का विभाजन हमने कहाँ देखा, कनाडा के संविधान से हमने इसको लिया। और राज्यपाल की नियुक्ति, हम अगर गवर्नर की नियुक्ति की अगर बात करते हैं तो ये भी गवर्नरों की जो नियुक्ति है वो कनाडा के से ही हमने लिया। हमने देखिए यहाँ पर आयरलैंड से क्या लिया। आयरलैंड से अगर हम बात करें बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए। आयरलैंड से ये पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो आपके आयरलैंड से ये लिए गए हैं। और राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा ये हमने कहाँ से लिया है, आयरलैंड। मुझे बता सकते हो तो राष्ट्रपति का जो पद का सृजन के लिए हमने कौन से संविधान से लिया था, किसके संविधान से राष्ट्रपति को पद से संबंधित चीजें हमने कहाँ से लिया था बताओ। ये कहाँ से, ब्रिटेन से लिया था। राष्ट्रपति के पद के बारे में बात करी थी हमने, वो ब्रिटेन से लिया था। और हमने राष्ट्रपति के पद की निर्वाचन कैसे होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, ये हमने जो लिया था ये आपके आयरलैंड से लिया था। ये पद्धति हमने आयरलैंड से ली थी। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है बताओ जल्दी से। देखिए जो हमने कहा राष्ट्रपति का सर पता नहीं था। देखिए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति की जो हमने अपनाई थी वो आपके आयरलैंड से अपनाई थी। और साथ ही राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होगा
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से हमने लिया था, और राज्यसभा के जो सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। और ये जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं की जा सकती, क्योंकि जो जो 6 साल का कार्यकाल होता है तो उसमें ऐसे सदस्य होते हैं जो आते जाते रहते हैं। इसमें कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बदले दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, किसी का कार्यकाल खत्म होता है तो जिसका मान लीजिए किसी का कार्यकाल खत्म होने से पहले दूसरा आ जाता है, फिर उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले दूसरा आ जाता है। तो इसका मतलब है कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं की जाती। और लोकसभा के जो सदस्यों की अगर बात करें तो 5 साल का उनका कार्यकाल होता है, तो जो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। देखिए अब हम बात करेंगे जर्मनी की। बात करें तो जर्मनी से हमने आपातकाल उपबंध लिया। हमने जितने भी हमारे वो आपातकाल से संबंधित जितनी भी जो चीज़ें होती हैं उपबंध, तो किस प्रकार से आपातकाल को लगाना है, क्या करना है, उसके उपबंध, उसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने जर्मनी से ली। देखिए सुबह सिंह, रूस की अगर बात करें, हमने रूस से मौलिक कर्तव्य लिए, पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से होना, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, न्याय को हमने आदर्श के रूप में माना। ठीक है, अब देखिए जो 8वें नंबर के जो देश है, हमने फ्रांस की अगर बात करूँ, फ्रांस से हमने ये गणतंत्र, प्रस्तावना में स्वतंत्रता और साथ ही समानता और बंधुत्व के बारे में बात करी। जो आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में जो गणतंत्र और साथ ही प्रस्तावना में जो दिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की जो भावना के जो आदर्श वाक्य हमने जो लिए हैं वो हमने फ्रांस से लिए। देखिए हमने ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची। देखिए समवर्ती जो राज्यों के मध्य और केंद्र के मध्य जो समवर्ती सूची होती है, और केंद्र और राज्य के बीच किस प्रकार से संबंध होगा, और ये ऑस्ट्रेलिया से लिए समवर्ती सूची केंद्र राज्य के बीच के संबंधों और साथ ही दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कितने समय का अंतर होगा, राज्यसभा और केंद्र सभा के जो सदन है, सदनों के बीच में जो संयुक्त बैठक होनी चाहिए, वो संयुक्त बैठक का समय कितना माना गया, 6 महीने का वो दिया गया है। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली। और अगर हम बात करें जो दक्षिण अफ्रीका से अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका से हमने जो संविधान में संशोधन की प्रतिक्रियाओं को यहाँ से लिया है। इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रतिक्रिया है वो हमने किस देश से उसको ग्रहण किया है। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका से हमने, अच्छा दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया। 1 मिनट बेटा, दक्षिण अफ्रीका है उससे हमने क्या लिया, जो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रतिक्रिया कैसी होगी, संशोधन किस प्रकार से किया जाएगा, तो हमने ये भारतीय संविधान से लिया। अब देखिए जापान से हमने क्या लिया, जापान जो देश है, जापान देश से हमने कानून व्यवस्था को स्थापित किया और साथ ही शब्दावली जो हमने लिया था ये जापान से लिया था। कभी क्वेश्चन बनता है कि शब्दावली जो शब्द है, जो शब्दावली जो शब्दों को हमने किस देश से ग्रहण किया था, तो वो जापान से ग्रहण किया था और कानून द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो ये भी हमने जापान से लिया। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हमने टोटल 10 देशों से हमने क्या लिया है, आपका ये भारतीय संविधान के जितने भी विभिन्न स्रोत हैं, ये स्रोत मतलब कि जो हमने हमारे जो संविधान में हम कहते हैं ना कि विश्व का सबसे बड़ा जो संविधान हमारा जो लिखित तौर पे है, तो हमने चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात कहें, चाहे दक्षिण अफ्रीका की बात कहें, चाहे जापान की बात करें, तो हमने इनके संविधान से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उठा के रखी, जिससे कि हमारा ये इतना बड़ा जो राष्ट्र है इसको कहीं ना कहीं संचालित करने में ये क्या कहता है बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है। तो इसीलिए हमने ये जो लिया, ये आपके कहाँ से ली है, ये जो विभिन्न जो स्रोत, अगर हम कहते हैं कि जो जो चीज़ें हमने ली, स्रोत का मतलब होता है कि हमने कहाँ से क्या चीज़ें उठाई, तो हमने ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा और विस्तृत लेके चलेंगे, क्योंकि आपके समझ में ये आ जाएंगे तो ये बेहतर है। ठीक है, अब देखिए हमने कल ये भी पढ़ा था, इसको थोड़ा सा और डीपली देखते हैं। देखिए संविधान की प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं, जो प्रीम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो संविधान की जो प्रस्तावना अर्थात जिसे उद्देशिका में हमने क्या किया, संविधान के मूल आदर्शों और उनके उद्देश्यों का संक्षिप्त में वर्णन किया। जो हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ही हमने अगर देखोगे तो भारतीय संविधान के जो
चीजें रखी गई हैं, पूरे संविधान का जो एक कहीं ना कहीं एक लघु स्वरूप हमें ये हमारे इसमें देखने को मिल जाता है, किसमें, आपके भारतीय संविधान के अंतर्गत हमें देखने को मिल जाता है, जिसमें हम कहते हैं हम भारत के लोग भारत को संपन्न ये जो राष्ट्र बनाने के लिए क्या करते हैं, एकजुट होके एक स्वर में हम जो बात करते हैं, तो ये यहाँ पर से कहा जाता है। देखिए इसमें हमने क्या किया, जो आपकी जो प्रस्तावना है उसमें उसके जो संविधान के अंतर्गत जो दिए गए मूल आदर्शों के बारे में किया है, उसका उद्देश्य किस प्रकार से, वो संक्षिप्त में हमने उसका वर्णन किया। अब ये कहता है कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, इसे लघु कुंजी भी कहा जाता है। देखिए प्रस्तावना कहो या फिर उद्देशिका कहो, ठीक है, या भाई कभी प्रस्तावना कह सकते हो, उद्देशिका कह सकते हो, और इसको क्या कहते हैं, संविधान की कुंजी भी इसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूं, अब ये बताइए संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, बताइए सर। लघु संविधान किसे कहा जाता है, प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका किसे कहते हैं, तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो ये सारी चीजें किसे बोला जाता है, ये आपके प्रस्तावना को ही बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट करते हुए चलिएगा बेटा, जो महत्वपूर्ण जो मैंने अब ये देख पा रहे हो, मैंने जो ये इसको हाईलाइट किया है वैसे आप भी करते हुए चलिएगा। देखिए 42वां जो संविधान संशोधन था, हम 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं, संविधान का लघु संविधान कहते हैं इसको, क्योंकि जो 42वां जो संविधान है इसमें बहुत ढेर सारे संशोधन हुए हैं। मैंने पूर्व में भी बताया था कि इसमें कितने ज़्यादा संशोधन हुए थे। कोई बता सकता है इसको लघु संशोधन क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, अगर आपको मैं बताऊं, ये जो है ना, हमने जब 42वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा संशोधन भी इसे कहा जाता है। अभी तक जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी चीज़ों में अभी तक जो भी कुछ अभी अब भारत सरकार द्वारा अभी जैसे चाहे वो 3 तलाक लाए गए हो, कृषि बिल लाए गए, जितने भी जो कानून के रूप में जितने एक शकल लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था, क्या था 1976 द्वारा प्रस्तावना में जो एक शब्द जोड़ा गया था, इससे समाजवादी और धर्म पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा गया था। थोड़ा सा मैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूं आपको। जो ये 42वां जो संविधान संशोधन है, ये जो संशोधन है, अभी तक जितने भी चीजें पारित की गई हैं, उनमें सबसे ज्यादा संशोधन जिसमें किया गया है वो 42वां संविधान संशोधन में कहा गया। इसे मैंने आपसे क्या कहा, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहा गया है। जैसे इसके द्वारा क्या हुआ था, 2 नए अध्याय इसमें जोड़े गए थे, याद रखिएगा, 2 नए अध्याय इसमें ऐड किए गए थे। जैसे अध्याय 4 क, याद रखिएगा, अध्याय 4 क, और जो अध्याय 14 ख, देखिए अध्याय 4 क और अध्याय 14 क, और इसमें 9 नए क्या जोड़े गए थे, नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसमें 9 नए अनुच्छेदों को जोड़ा गया था। वो जो नए अनुच्छेद जो जोड़ा गया था वो 42वां संविधान संशोधन था। और इसमें कुल कितने संशोधन, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कुल कितने संशोधन किए गए थे। अगर पूछा जाता संशोधन अभी तक किए जा चुके हैं तो आपको पता होना चाहिए 52 संशोधन इसके अंतर्गत किए गए हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि उद्देशिका की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े गए थे। आपका एक तो ये है आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द जोड़ा गया था। और इसका एक आर्टिकल आता है, इसमें आर्टिकल है 31 गौ, या लिख लीजिए, वहां पर कहीं पर लिख लीजिए आर्टिकल 31 गौ से अनुच्छेद 31 गौ कह सकते हो। इसमें जोड़कर ये जो चीजें जोड़ा गया था, इसमें जो जोड़ा गया था, ये प्रावधान इसमें जोड़े गए थे, जिसमें हम अगर बात करें, जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को किस प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, इसके मूल अधिकार क्या हो सकते हैं, तो उनमें संशोधन किए गए थे। तो याद रखिएगा ये तमाम चीजें हुई। तो जब हम 42वें संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब हम उसमें ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखिए, जो आपको मैंने ये कहा ना बेटा, ये चीज याद रखिएगा। हमने कहा संविधान की प्रस्तावना अथवा उद्देशिका में संविधान के मूल आदर्श और उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन किया गया। तो इसको हमने कहा संविधान की आत्मा कुंजी इसलिए भी कहा गया, तो इसी में सारा संविधान समाहित है। देखिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है, ये कहता है कि हम भारत के लोग, ये कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू हुई, किन शब्दों से शुरू हुई है, वहां पर दिया जाएगा हम भारत के लोग दिया जा सकता है, और लोकतंत्र
तंत्रात्मक गणराज्य बनाने में, या इस प्रकार से दिया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व समाजवाद, देखिए समाजवाद पहला शब्द था, पंथ निरपेक्ष दूसरा शब्द था। ये दो शब्द यहाँ पर आप देख पा रहे हो, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय और विचार और अभिव्यक्ति और विश्वास और साथ ही धर्म की उपासना, स्वतंत्रता और प्रतिष्ठिता और अवसरों की समानता प्राप्त करने के लिए, और तथा उनमें सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, एक शब्द आ गया एकता और अखंडता। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि एक शब्द आया था समाजवाद शब्द आया था, पंथ निरपेक्ष शब्द आया, अखंडता की जब बात करते हैं तो यहाँ पर आ गया। देखिए दो शब्द तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, एक तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे समाजवादी शब्द ये जोड़ा गया था, ये पंथ निरपेक्ष शब्द ये जोड़ा गया था, और ये एक ही शब्द है, अखंडता और एकता एक ही शब्द है, इसी को ही हम कहते हैं यहाँ पर अखंडता और एकता सुनिश्चित करने वाली संप्रभुत्वता, ये बंधुत्वता को के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम संविधान सभा को, आज की तारीख अगर हम बात करें, संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर 1950 को एक द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित और आत्मसमर्पित ये करते हैं। तो ये जो कहा गया था, ये आपकी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में इन चीज़ों को रखा गया है। तो याद रखिए बेसिकली ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण